हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिन से हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। आगे हमारी वीडियो जो है वो कंटिन्यू रहेगी। आपको हर रोज़ जो है वो कम से कम एक वीडियो ज़रूर मिलेगी जो आपके आने वाले सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प करेगी। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। आप सभी को पता होगा कि एचएससी जितने भी एग्जाम लेती है उनमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी ने जो है वो एग्जाम का शेड्यूल भी जो अनाउंस कर दिया है। आपको पता होगा कल शाम को जो है वो ये शेड्यूल आ चुका था ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। पुरुष कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की जो परीक्षा है वो आपकी 7 और 8 अगस्त को होगी। 2 शिफ्ट में होगी ये, सुबह और शाम के। इनका फिजिकल जो है उसकी भी डेट इस बार पहले ही अनाउंस कर दी गई है कि 28 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर के बीच जो है वो इनका फिजिकल होगा, यानी रनिंग वगैरह जो भी होती है वो इस शेड्यूल में होगी। इसका मतलब ये है कि 7 या 8 अगस्त को पेपर होने वाला है जो उसका रिजल्ट जो है वो आपको 25 सितंबर से पहले पहले मिल जाएगा। यानी इस बार जो है वो रिजल्ट में भी कोई लेट नहीं होगा। रिजल्ट जो है वो सभी एग्जाम्स का जल्दी आ जाएगा और भर्तियां जो जितनी भी भर्तियां हैं जो बहुत सालों से फंसी हुई है वो ज़्यादा जल्दी से क्लियर होने के चांसेस बढ़ गए हैं अभी। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल जो कमांडो विंग के अभी पीछे फॉर्म भरे गए थे उनका जो फिजिकल है वो पहले होगा, एग्ज़ाम जो है वो उनका बाद में होगा। इनका फिजिकल जंप और जो दौड़ है वो 13 अगस्त से 10 सितंबर तक होगी। जंप जो है वो दौड़ जो होगी वो 13 से 26 सितंबर तक होगी। महिला कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इनकी परीक्षा जो है वो 4 सितंबर को होगी। ये ध्यान रखना है, पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल की परीक्षा जो है वो अलग अलग होगी। पुरुष की जो है वो 7 और 8 अगस्त को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, जबकि महिलाओं की जो है वो 4 सितंबर को। महिलाओं का जो फिजिकल होगा वो 8 और 9 अक्टूबर को होगा। इसके बाद पुरुष सब इंस्पेक्टर और महिला सब इंस्पेक्टर इनके भी फिजिकल और लिखित परीक्षा दोनों के जो डेट अनाउंस हो चुकी है। पुरुष सब इंस्पेक्टर का लिखित जो परीक्षा होगी वो 5 सितंबर को होगी। फिजिकल जो होगा वो 7 अक्टूबर को होगा। महिलाओं की लिखित परीक्षा जो होगी वो 5 सितंबर को और फिजिकल जो है वो 7 अक्टूबर को। इसके अलावा पीजीटी संस्कृत ये भी जो है वो भर्ती दोबारा एक बार फंस चुकी है कोर्ट के चक्कर में। अब दोबारा इसका एग्जाम होगा, दोबारा फॉर्म भरे गए थे। ये 14 नवंबर को इनका जो है वो पेपर होगा। ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी ये भी भर्ती जो है वो काफ़ी सालों से फंसी हुई है। 2015 से अनाउंस की गई है लेकिन अभी तक इनकी एग्ज़ाम नहीं हो पाई है। ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था जो लीक होने के कारण कैंसिल कर दिया गया था। इसका पेपर भी अब दोबारा होगा 11 और 12 दिसंबर को। ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी इनका पेपर जो है वो कॉमन लिया जाएगा, जैसे कि पहले ही एचएससी ने बता दिया था कि इनका जो पेपर है वो एक कॉमन पेपर होगा और उसमें एक जो जितने आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आप जो है वो इसमें से चूज कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट आपको चाहिए। तो ये एग्ज़ाम जो है वो जारी हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। उम्मीद है कि अब ये चेंज नहीं होगा। आगे कोरोना का इफेक्ट भी शायद कम रहे क्योंकि 18 से ऊपर वाले जितने भी हैं उनको मोस्टली वैक्सीन जो है वो लग चुकी है, तो इनके एग्ज़ाम कैंसिल, कोरोना की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी पे लग जाइए। देखिए पहला प्रश्न है, रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट क्या है भाई? इनमें से ये एक बीमारी है, ठीक है। रिंडरपेस्ट क्या है? एक बीमारी है, याद रखिएगा। ये एक प्लेग जिसको हम कहते हैं जो चूहों से फैला था वो बीमारी है ये। और इसके अंदर जो है वो लगभग 90% जो है वो अफ्रीकी जो है वो बीमार हुए थे। वो अपनी जान गंवा दी थी उन्होंने, अफ्रीकियों ने। ये एक प्लेग था, ठीक है। रिंडरपेस्ट क्या है? एक बीमारी है। इनमें से कौन मित्र राष्ट्र थे? इनमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे? तो कौन कौन से थे भी? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है?
दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो ये क्या था भाई, ये किद्वंतियों की बदौलत एक सोने का शहर था। ठीक है, क्या था? किद्वंतियों के बदौलत एक सोने का शहर। निम्न में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो ये किसके पास है भाई? अमेरिका के पास है। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसके पास है? ये अमेरिका के पास है। नेक्स्ट देखिएगा, किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग पड़ने लगा? किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध करना जो है वो कम कर दिया था और उसके बाद जो है वो उनसे वो अलग पड़ गया था? तो क्या था वो थी सदी 15वीं सदी। ठीक है, कौन सी सदी थी वो? 15वीं सदी। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भी सिल्क मार्ग से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। और सिल्क की खोज कहाँ हुई थी? ये भी कहाँ हुई थी भी? चाइना में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सिल्क की खोज कहाँ हुई थी? चीन में ही हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ लागू किया था? कौन से देश ने किया था भाई? ये किया था ब्रिटेन ने। कौन से ने? ब्रिटेन देश ने लागू किया था कॉर्न लॉ। कॉर्न, मक्के को इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। ठीक है, उसकी आयात पर पाबंदी के लिए कॉर्न लॉ लागू किया था किस देश ने? ब्रिटेन ने। लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? वो नहीं था भाई आलू के बारे में। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, कम उत्पादन के कारण, बाढ़ के कारण, महामंदी के कारण, सूखे के कारण, इनमें से कौन सा एक ऐसा कारण था जिसके कारण 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% से भी कम रह गई थी? तो क्या कारण था भाई? ये था महामंदी के कारण, ऑप्शन सी। आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसने सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया था? आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसने सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया था? तो ये नहीं किया था भाई पर्यटकों ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 19वीं सदी में हजारों लोगों द्वारा यूरोप से भागकर अमेरिका जाने के कारण क्या थे? 19वीं सदी में हजारों लोग जो है वो यूरोप से भागकर कहाँ चले गए थे? अमेरिका में चले गए थे। उसके कारण क्या थे भाई? कॉर्न लॉ को समाप्त करने के बाद कम कीमतों में सामान का आयात, भयानक बीमारियों का फैलना, धार्मिक टकराव, उपरोक्त सभी। तो क्या कारण थे भाई इसके? ये तीनों ही कारण थे। उपरोक्त सभी जो है वो आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। 19वीं सदी में अर्थव्यवस्था को आकार में कौन कौन से कारकों ने सहायता की थी? 19वीं सदी में अर्थव्यवस्था को आकार देने में कौन कौन से कारकों ने सहायता की थी? सामाजिक कारक क्या थे भी? खेती करने के लिए अधिक संख्या में लोगों का होना, आर्थिक कारक औपनिवेशीकरण, निवेश को बढ़ावा दिया, तकनीकी कारण, मजबूत परिवहन नेटवर्क की आवश्यकता पर, या उपरोक्त सभी। तो इसका भी क्या हो जाएगा भी? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कारण थे जिसके कारण अर्थव्यवस्था को आकार देने में सहायता मिली थी 19वीं सदी में। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था भाई? ये बताना है हमें। तो ये किया था भाई योहान गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक बिब्लियोथिक वैल्यू का सही अर्थ है? तो क्या होता है भाई इसका? बिब्लियोथिक वैल्यू का क्या मतलब होता है? कम कीमत वाली छोटी किताबें। क्या होता है? कम कीमत वाली छोटी किताबें। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? मार्टिन लूथर, जॉर्ज इलियट,
मैक्सिम गॉर्की या मार्टिन लूथर किंग। तो कौन थे भाई इनमें से? ये थे भाई मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर। ऑप्शन ए। देखिए दो ऑप्शन है, मार्टिन लूथर और मार्टिन लूथर किंग। तो कौन थे भाई? मार्टिन लूथर। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक थी? गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक कौन सी थी भाई? तो वो थी बाइबल। ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक से लिए गए हैं, ये भी आपको बता देता हूं मैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पुस्तकों का पेपर ब्रेक संस्करण प्रस्तावित हुआ था। पुस्तकों का पेपर ब्रेक संस्करण प्रस्तावित हुआ था, कब हुआ था भैया? प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, रूसी क्रांति में या महामंदी की शुरुआत में? तो ये हुआ था भी महामंदी की शुरुआत में। ठीक है, पुस्तकों का पेपर ब्रेक संस्करण कब प्रस्तावित हुआ था? महामंदी की शुरुआत में। इंग्लैंड ने फेरीवालों के द्वारा 1 पैसे में बिकने वाली किताबों को कहा जाता था। इंग्लैंड में जो फेरी वाले होते हैं ना, जो घूम घूम के सड़कों पे इधर उधर घूम के और बेचते हैं सामान, उनको फेरी वाला कहते हैं। वो जो 1 पैसे में किताबें बेचते थे, उन किताबों को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था भाई चैप बुक्स। क्या कहा जाता था? चैप बुक्स। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने का साधन विशेषकर नारियों के लिए था? तो इनमें से क्या था भाई? इसमें ऑप्शन जो है वो गलती से 3 ही डले हैं, चैप बुक्स, पेनी मैगजीन, ग्रिम्स फेरी टेल्स। तो इन तीनों में से आप बता दीजिए, तो उनका क्या नाम होता था भाई? पेनी मैगजीन्स। ठीक है, क्या होता था? पेनी मैगजीन। ऑप्शन बी। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की तर्ज पर बना था। आयरिश प्रेस कानून, अमेरिकन प्रेस कानून, चीनी प्रेस कानून या जर्मनी प्रेस कानून? तो ये बना था भाई आयरिश प्रेस कानून। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की तर्ज पर क्या बना था? आयरिश प्रेस कानून बना था। नेक्स्ट देखिएगा, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम। जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का क्या नाम था भाई? इनमें से क्या नाम था? जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक थी वो थी भाई डायमंड सूत्र। क्या थी? डायमंड सूत्र। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश में मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी भाई? ये हुई थी चीन के अंदर। कहाँ हुई थी? निम्नलिखित में से किस देश में मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित हुई थी? ये हुई थी चीन में। ठीक है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह शब्द किसके थे भाई? ये शब्द किसके थे? मार्टिन लूथर के। किसके थे? मार्टिन लूथर के। कि मुद्रण जो है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है, यह शब्द किसने कहे थे? मार्टिन लूथर ने। निम्नलिखित में से किसने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया था? निम्नलिखित में से किसने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया था? तो ये बनाया था भी रिचर्ड एम हो ने। ठीक है, ऑप्शन डी, रिचर्ड एम हो। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक को यूरोप में लाया? योहान गुटेनबर्ग, मार्को पोलो, रिचर्ड एम हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन लेके आया था भी? मार्को पोलो। निम्नलिखित में से कौन सा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक को यूरोप में लाया? मार्को पोलो। पुर्तगालियों के साथ प्रिंटिंग प्रेस गोवा में कब आई? कब आई थी भाई? ये आई थी 16वीं सदी के मध्य में। कब आई थी? 16वीं सदी के मध्य में। ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको जो है वो इनकी वीडियो अभी कंटिन्यू मिलती रहेगी। जनरल साइंस, जनरल जो एसएस है या सामान्य ज्ञान है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इनके जितनी भी वीडियोज है उनमें इन सभी क्वेश्चंस को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैथ की भी क्लास जो है वो जल्दी स्टार्ट करेंगे कुछ ही टाइम के बाद। उम्मीद करता हूँ आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे होंगे और आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जो है वो सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।